नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 5 के चैप्टर 4 के बारे में। हालांकि ये चैप्टर ऑलरेडी हमने बनाया था बट स्टिल ये वीडियो गॉट डिलीटेड, सो आई एम मेकिंग इट अगेन, राइट। सो वही एफर्ट होगा जो हमने पुरानी वीडियो में लगाने की कोशिश की थी और कोशिश होगी कि आपको सबको समझ में आए, ठीक है। सो बेसिकली चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो ये है, चैप्टर इज ऑल अबाउट कि सेबी जो है AMCs को कैसे काम करवाती है, AMC से कैसे काम करवाती है, मींस किस किस तरीके की गाइडलाइंस होती हैं उसकी, और क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या फॉर्मेट देती है सेबी AMC को ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। बिल्कुल आसान भाषा में पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट ये, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप सबसे पहले समझो कि सेबी का काम क्या है, सेबी किस किस को रेगुलेट करता है। सेबी सिर्फ AMC को रेगुलेट करता है, सिर्फ डिपॉजिटरी को करता है, NSE को करता है, BSE को करता है, किसको करता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, फाइनेंस में कितने चक्के होते हैं और वो कैसे चलते हैं, फाइनेंस के कितने पार्ट्स हैं, राइट। तो सबसे पहला पार्ट इज RBI। RBI के बिना तो कुछ हिल ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली मनी प्रिंटिंग का काम किसका है, RBI का। RBI विल प्रिंट मनी एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। मीन्स होता है ना, चाबी घुमाओगे तभी तो जाके बाइक स्टार्ट होगी, तभी तो गियर का काम आएगा, तभी तो रेस का काम आएगा, समझ गए ना। सो RBI इज मनी का फ्लो को कंट्रोल करने का काम RBI का है। फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी के लिए क्या किया जाता है कि अगर देश में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, कम होगा तो बिजनेस ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मनी का फ्लो ज्यादा होगा, मींस कहते हैं ना, ज्यादा तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो पैसे की एक्सेस कैसे अच्छी हो सकती है। सो मनी का फ्लो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा में दिक्कत आएगी कि महंगाई बढ़ जाएगी, कम में दिक्कत आएगी कि बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। देयर शुड मीन ऑप्टिमम लेवल पे मनी ग्रो करता रहना चाहिए। वो 6% के आसपास मनी ग्रो करता रहना चाहिए। महंगाई 6% से ग्रो करती रहनी चाहिए। वो फायदेमंद है क्योंकि उसमें बिजनेस भी ग्रो करेंगे, उसमें GDP भी ग्रो करेगी और उसमें लोगों को भी मजा आता रहेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम मींस 4% से और 6% के बीच में महंगाई रहनी चाहिए। ये काम किसका है, RBI का। अगर 6 से ऊपर चली जाती है महंगाई, 6% मतलब इस साल 100 रुपए की चीज अगले साल 6 रुपए की बजाय 106 की बजाय 120 की हो जाए, तो लोगों को लगेगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, दया देखो इसमें क्या है, ठीक है। सो महंगाई को कंट्रोल करना, उसके लिए क्या करता है RBI, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस लोन कितने पे मिलेगा आपको। अगर लोन मिलने लग जाए 0% पे तो हर कोई गाड़ियों की लाइन लगा देगा, घरों की लाइन लगा देगा, खरीद के बेचते रहेंगे, ठीक है। प्रॉफिट में सब लोन पे लोन लेते चले जाएंगे, तो इसका मतलब बहुत महंगी हो जाएगी चीजें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे तो बिजनेस वाले लोन नहीं लेंगे, बहुत कम रख देंगे कंज्यूमर लोन ही लेते रहेंगे। सो ऑप्टिमम लेवल इज रिक्वायर्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मनी का फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया मनी का फ्लो ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा ताकि मनी के फ्लो को कम किया जा सके, ठीक है। और मनी का फ्लो अगर कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा ताकि मनी के फ्लो को बढ़ाया जा सके। समझ गए इस चीज को।
ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग इज नथिंग बट पैसे का फ्लो अगर बढ़ा हुआ है, पैसे का फ्लो अगर बढ़ा हुआ है तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाएगी, मींस क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाएगी। और पैसे का फ्लो कम है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाएगी। क्या समझे? मींस अगर पैसा ज्यादा है मार्केट में तो उसको वापस बुलाया जाएगा, और पैसे का फ्लो कम है तो उसको बढ़ाया जाएगा। तो कैसे बढ़ाया जाता है? ये बॉन्ड्स बाय किए जाते हैं, मतलब बॉन्ड्स आरबीआई खरीदेगा, ये आरबीआई खरीदेगा। आरबीआई किससे? लोगों से। तो अगर आरबीआई बाय करेगा बॉन्ड्स तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, मींस आरबीआई लोगों को पैसा देगा, और बॉन्ड्स इशू किए करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड्स इशू कर रहा है तो लोग आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, तो इससे लोग आरबीआई को पैसा देंगे, तो आरबीआई इस केस में इंजेक्शन का काम करता है, इंजेक्ट करता है मनी, पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करता है, लोगों में इंजेक्ट करता है। और यहां पर स्पॉन्ज का काम करता है, SPP आता होगा, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का काम करता है, मींस पैसा सोखता है, सोखता है। समझ गए ना? ठीक है। तो ये था आरबीआई का काम। बेसिकली आपको मनी मैटर समझ में आ गया। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, हालांकि करिकुलम में भी है, बट ये इतना टाइम लगा के इसलिए समझा रहा हूं, हालांकि 2 मिनट में कर सकता था मैं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ के गए हो तो समझ में आना चाहिए इकोनॉमी इस टाइम ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो समझ के चलो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है किसी ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं मार्केट में, तो इसका मतलब मार्केट गिरने वाली है जी, या कंसोलिडेट करने वाली है, या साइडवेज होने वाली है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम कर रहे हैं तो मार्केट रैली करेगी। ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं तो मार्केट भागेगी, और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं तो मार्केट गिरेगी। करेक्ट। इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्टॉक मार्केट से। म्यूचुअल फंड में भी अल्टीमेटली आप सिप लगा रहे हो, बट अल्टीमेटली अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप बाय ऑन डिप्स करोगे ना। समझ पा रहे हो ये? ठीक है। तो 8 मिनट मैंने एक चीज पे लगा दिए, 7 मिनट 8 मिनट एक चीज पे लगा दिए, इसका मतलब इट हैज सम सब्सटेंस। करेक्ट। एंड दिस सब्सटेंस नीड टू बी, मतलब आपको भी ये सोख लेना है स्पंज की तरह, कि ये क्यों समझाया जा रहा है इतना ज्यादा। राइट। चलो अब आ जाते हैं सेबी पे। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है जी। ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब अलग से बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अलग से बनी गई है, लेकिन ये रेगुलेट करती है किसको? स्टॉक मार्केट को। मार्केट के जो पार्टीज हैं उनको रेगुलेट करती है। मार्केट की पार्टीज कौन है मैं बताता हूं, देखो। बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होते? कौन कौन होते जी? माइनर का अकाउंट, मेरा अकाउंट, रिटेल का अकाउंट, HNI का अकाउंट, अल्ट्रा HNI का अकाउंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अकाउंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अकाउंट। कोई भी अकाउंट खुलता है, मतलब कोई भी जो पैसा इन्वेस्ट करता है, AMC, कुछ भी, XYZ, एनीवन, वो सब क्या करते हैं? BO के अंडर, वो सब सेबी के रिव्यू में आते हैं। सेबी उनको रेगुलेट करेगा जी। करेक्ट। सेबी रेगुलेट करेगा। समझ गए? दूसरा AMCs हो गई। AMC म्यूचुअल फंड कंपनियां, कौन रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा। फिर कंपनी। कंपनी कौन सी कंपनी? AMC तो होगी HDFC सिक्योरिटी,
HDFC सिक्योरिटी हो गई, ICICI सिक्योरिटी हो गई, ICICI और बहुत सारी होगी, ग्रो होगी, एंजल वन होगी, मोतीलाल ओसवाल होगी, जिसके फंड्स आपको सुनाई देते हैं कि एक्सिस का स्मॉल कैप ले लो, HDFC का स्मॉल कैप ले लो, निपोन का ले लो, कैनरा रिबैको का ले लो, निपोन का ले लो, HDFC का ले लो, जितनी भी नाम सुनते हैं ना आपको 55 AMC हैं। तो 55 के 55 AMC किसके परव्यू में आती हैं? सेबी के। कंपनी कौन सी कंपनी? रिलायंस, HDFC, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट में, उसका कॉर्पोरेट एक्शंस, किसके परव्यू में आता है? सेबी के। वो खुद से काम कैसा कर रही है वो उसके खुद के परव्यू में है, बट उसके कॉर्पोरेट एक्शंस सेबी के परव्यू में है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपके, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरी कैसे काम करती है? डिपॉजिटरी पता ही होगा आपका, CDSL है, NSDL है, ठीक है जी। डिपॉजिटरी के साथ कौन कौन अटैच होते हैं? आपका क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउस होते हैं, इंडियन क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद RTA अटैच होते हैं। RTA कौन होता है जी? RTA होता है कि आपका कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब RTA हो गए। ये किसके परव्यू में है? ऑब्वियसली सेबी के परव्यू में है। इसके बाद कौन बच गया? आपका NSE और BSE, स्टॉक एक्सचेंज। इसको इधर लिखना चाहिए था, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि इकरा हो गई, क्रिसिल हो गई, ठीक है। ये किसके परव्यू में आती है? सेबी के परव्यू में, ठीक है। तो ये सब किस तरीके से काम कर रही हैं? दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय सेबी, नन अदर देन सेबी, ठीक है। ये AMCs फॉर्म कब हुई थी? AMC 1996 में। आपकी डिपॉजिटरी फॉर्म कब हुई थी? 1996 में। तो सेबी के पास सबसे ज्यादा पावर कब से आई? 1996। मीन्स जो 1992 का हर्षद मेहता स्कैम है उसकी देन कौन है? AMC। उसकी देन है ये AMCs, उसकी देन है ये डिपॉजिटरी, CDSL, NSDL, उसकी देन है ये सब, केफिन टेक्नोलॉजी, क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन और ये सब जितने भी आपको नाम सुनाई दे रहे हैं ना, सब उसकी देन है, करेक्ट। तो वी शुड बी थैंकफुल टू हर्षद मेहता ऑल्सो इन सम वे, कि हाँ यार उसकी वजह से हमें इतना रिजिड, इतना बेहतरीन सिस्टम मिल पाया। आप म्यूचुअल फंड खरीदो, छोड़ दो, 20 साल पैसा बनता रहेगा यार, बताओ इससे अच्छी चीज़ कोई हो सकती है? अगर सोचो पहले वाला सिस्टम होता तो मीन्स इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वी पीपल, राइट। तो ये चीज़ है सेबी, करेक्ट, ये है जी। इसके बाद इंश्योरेंस, IRDAI, देखिए बहुत टाइम लगा दिया मैंने। IRDAI करती क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस, ठीक है जी। इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस के नाम, कुछ इंश्योरेंस के नाम बता देते हो। PLI स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं लोग, 5.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप हमेशा पैसा इस तरीके से लगाएं ताकि वो ग्रो करे। इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन होती है भैया। पोस्टल लिंक इंश्योरेंस होता है जो, इससे तो अच्छी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है ये, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में लोग पैसा लगाते हैं, उसमें 5.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड पीपल आर हैप्पी कि यार मैं दूंगा तो 8 लाख मिलेंगे, मेरे को 16 लाख, 20 लाख, भैया 25 साल में मिल रहे हैं यार, 20 साल बाद मिल रहे हैं। कर क्या रहे हो यार अपने पैसे के साथ?
इन्फ्लेशन हमारे देश में इन्फ्लेशन कितनी है? हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है। शहरों में इन्फ्लेशन कितनी है? सेगमेंटल इन्फ्लेशन बोलते हैं, 10% है भैया। और आप 5% पे पैसा लगा रहे हो, मीन्स यू आर नॉट अपस्किलिंग योर सेल्फ। आप सीखना नहीं चाहते हो और आप आलसी हो, ये बोलो। यू शुड बी थॉटफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। आपका बच्चा साथ छोड़ सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट साथ नहीं छोड़ेगा। आई कैन बेट, आई कैन वाउच ऑन माई वर्ड्स, राइट। तो ये है PLI। इंश्योरेंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड को कंबाइन करती हैं। और कमाल की चीज़ मैं बताता हूँ। मान लो 1 लाख रुपए आप साल का डालते हो, 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और ये 1 लाख म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। ठीक है, क्यों? IRDAI के थ्रू लगेगा, लेकिन ये 5 साल तक आपको भरना पड़ेगा और 5 साल के बाद आप भरना छोड़ दो इसको। तो जब तक आप 65 के होगे तब तक आपका इंश्योरेंस रहेगा और ये तब तक पैसा बढ़ता भी रहेगा। और 30-40 साल छोड़ दिया तो ये 2-3 करोड़ रुपए भी बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल SIP कैलकुलेटर खोलो और कैलकुलेट कर लो। बट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, राइट। एंड यू शुड बी थॉटफुल अबाउट योर मनी, क्योंकि मनी कैन एक्चुअली गिव यू फ्रीडम, राइट। तो ये करता है ये। और कमाल की बात क्या है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट है जी। इस पे 1 करोड़ भी आपको प्रॉफिट हुआ तो टैक्स जीरो है, जीरो। प्रॉपर्टी में भी टैक्स लगता है यार, इस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, सो यू शुड बी थॉटफुल कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, करेक्ट। तो ये है। अब चलते हैं इससे आगे, करेक्ट। चलिए, इसके बाद है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली पेंशन को जो भी टैक्स इंसेंटिव मिलते थे, हालांकि अब तो नहीं मिलते, 12 लाख के ऊपर फ्लैट टैक्स है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और अब PFRDA जैसी संस्था जो है वो दे आर फाइंडिंग वेज कि किस तरीके से हम रेलेवेंट रहें। हालांकि अब जो टैक्स रिजिम बनी है उसमें इररेलेवेंट टाइप हो गए ये, राइट। तो अब ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं और अपना चैप्टर पे आते हैं। नाउ विल पुश द चैप्टर थोड़ा सा जल्दी, राइट। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। RBI समझा दिया, मनी को कैसे कंट्रोल करता है समझा दिया। सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी मार्केट में जितने सारे कंपोनेंट है उनको रेगुलेट करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, AMC को कैसे रेगुलेट करता है। AMC के ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं RBI ने, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। IRDAI क्या करता है, इंश्योरेंस मार्केट को करता है। और इंश्योरेंस मार्केट में 5% की स्कीमें भी मिलेंगी और म्यूचुअल फंड के अंदर लगाओगे तो 10, 12, 15% की भी स्कीम इन द सेंस म्यूचुअल फंड में ही लग जाएगा वो पैसा, और उस तरीके से भी आप जा सकते हैं। और कमाल की बात क्या है, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, सो अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो वी आर ब्रोकर ऑफ एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल। तो हमारे पास भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क इट टू अस, राइट। चलिए, तो सेबी क्या करता है जी, प्रीएम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब हमारे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ सेबी, राइट। मीन्स जो छोटे मझोले इन्वेस्टर हैं उनका कटना नहीं चाहिए, आसान भाषा में। ठीक है, उनके लिए क्या करना है कि म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी कस्टोडियन, RTA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एटसेट्रा, इन सबको रेगुलेट किया जाएगा। मीन्स इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इनमें कोई भी खराब पार्ट्स नहीं होने चाहिए, खराब मूविंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए, करेक्ट।
की रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है कि ये कंपनीज और म्यूचुअल फंड है, ये डिस्क्लोजर्स देगी, पहले बताएंगी कि भाई म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट, ये सब बताएंगी। एफिशिएंटली काम करेंगी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रखेंगी, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज इन म्यूचुअल फंड में 0 से और 2.5% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो नहीं रख सकते, ठीक है। तो इतने के बीच में एक्सपेंस रेशियो रखेंगे, और 1% से ऊपर आप इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो नहीं रख सकते, इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का देने का काम किसका है? सेबी का है, ठीक है। तो सेबी किस तरीके से इनको रेगुलेट करता है? देखो यार, मान लो 20 तरीके के डॉक्यूमेंट बनाती है एएमसी, उन सब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देने का काम सेबी का है, ठीक है। किम कैसे होगा? किम होता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फिर साई कैसे होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे कैसे? आसान भाषा में समझो, ये हम किम, साई और ये सब बाद में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बनेंगी कैसे, कौन से फॉर्मेट में बनेंगी, ये फॉर्मेट देने का काम किसका है? सेबी का है, ठीक है। और ये फॉर्मेट को फॉलो करने का काम किसका है? एएमसी का है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में एएमसी कैसे काम करेगी वो हम बात करने वाले हैं, करेक्ट है। तो ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो स्कीम लॉन्च करेंगे उससे सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड हैं वो कौन देगा? वो सेबी देगी, ठीक है। टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस उसमें बताई गई होगी कि इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, आगे चलते हुए हम इस स्कीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका बेंचमार्किंग किसके साथ है। मींस कुछ ऐसे फंड होंगे जो सेबी को, कुछ ऐसे फंड होंगे जो मान लो लार्ज कैप फंड है तो वो उसका कंपैरिजन निफ्टी के साथ होगा, मिड कैप फंड है तो उसका कंपैरिजन निफ्टी मिड कैप के साथ होगा, और कुछ स्मॉल कैप है तो उनका कंपैरिजन निफ्टी स्मॉल कैप के साथ होगा। तो इस तरीके से अब बेंचमार्किंग की जाती है कि ये फंड किसके साथ इसका कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के होंगे तो उसका कंपैरिजन फिर निफ्टी के साथ होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सेक्टोरल फंड होंगे तो उसका कंपैरिजन सेक्टोरल फंड के साथ होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से ये TRI मतलब उनका रिटर्न को दिखाया गया होगा कंबाइन करके, मींस कंपेयर करके दिखाएंगे, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन, भैया स्पॉन्सर रजिस्टर करेगा, ट्रस्टी रजिस्टर करेगा, एएमसी रजिस्टर करेगी, किसके साथ रजिस्टर करेगी जी? सेबी के साथ करेगी, करेक्ट है, सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद कन्वर्जन कंसोलिडेशन, मतलब अगर मान लो पहले रिलायंस कैपिटल होती थी, अब निप्पॉन इंडिया बन गई, अगर कन्वर्जन हो रहा है, नाम का कन्वर्ट हो रहा है, वो कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में किसको बताया जाएगा? किसको बताया जाएगा जी? सेबी को बताया जाएगा। सेबी विल इंश्योर कि सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मींस जो एएमसी है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है ऑप्शन खेलने लगी है एएमसी, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लिक्विडेशन रिस्क के अंदर है, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी, मैं रिडम्पशन करने जाऊं कि भैया मेरा पैसा दे दो, मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, मैंने कल रिडीम करवाने हैं, और उनके पास पैसा ही अवेलेबल नहीं है, कहेंगे 100% ही पैसा लगा रखा हमने तो 5-7%, 10%, 15% तक आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हो अपना पैसा, ताकि कोई रिडम्पशन करने आए तो लिक्विड फंड से निकाला और अगले दिन दे दिया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से सेबी रेगुलेट करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है कि एएमसी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए चल रही है कि नहीं चल रही, समझ गए, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नो, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेबी को। अगर मान लो स्पॉन्सर चेंज हुआ, ट्रस्टी चेंज हुआ, अगर डायरेक्टर चेंज हुआ, फंड मैनेजर चेंज हुआ, तो वो डिस्क्लोज करेंगे। किसको डिस्क्लोज करेंगे? सेबी को भी करेंगे, एनएससी बीएससी की साइट पे भी डालेंगे, आपको भी भेजेंगे। अगर आप उस फंड के इन्वेस्टर हो, आपका मैनेजर चेंज हो गया तो आपके पास मेल आएगी, 1 महीने के अंदर आप अगर स्विच करना चाहते हो फंड को स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
ठीक है, तो एवरी डिस्क्लोजर शुड बी गिवन टू सेबी, टू डिपॉजिटरी, टू एनएसई बीएसई एंड टू इन्वेस्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नेंस नॉर्म्स की ऑडिट वैल्यूएशन उसकी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, ऑडिट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी में सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसके बारे में सारा। एनएवी कैलकुलेशन एंड वैल्यूएशन, एनएवी किस तरीके से कैलकुलेट होगी उसका जो फॉर्मूला है वो सेबी बताएगा, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, और फिर आपकी जो एनएवी दिखती है आपको म्यूचुअल फंड में वो रिफ्लेक्ट होगी। करेक्ट है। फिर लोड्स फीस एक्सपेंस मैंने बताया ऑलरेडी, इंडेक्स फंड में 1% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, और सेक्टोरल फंड में 2.5%, मैक्सिमम ही 2.5 लिमिट है, उससे ऊपर चार्ज ही नहीं कर सकते। कोई एएमसी चाहिए भाई बोले कि मेरे को तो 3% चार्ज कर ही नहीं सकती, उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर रखने का काम किसका है, सेबी का है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में आप किसी पर्टिकुलर फंड को नहीं बोल सकते कि हाँ निफ्टी मिड कैप, कभी सुना है सचिन तेंदुलकर ने बोला वो म्यूचुअल फंड सही है और निफ्टी ये HDFC का मिड कैप खरीद लो, HDFC का स्मॉल कैप खरीद लो, ICICI का लार्ज कैप खरीद लो। इस तरीके से म्यूचुअल फंड सही है, अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप ये वाला फंड खरीद लो। इवन कंपनी को भी प्रमोट नहीं करते, कंपनी को भी इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि वो कंपनी एज अ होल, म्यूचुअल फंड एज अ होल को प्रमोट करते हैं। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब उस पर सारी 55 कंपनियां हैं और 55 की 55 कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। एंजल वन ब्रोकिंग फर्म को प्रमोट कर सकता है, अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टर के राइट्स ऑब्लिगेशन क्या है, इन्वेस्टर के पास हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ है, स्पॉन्सर चेंज हुआ है, ट्रस्टी चेंज हुआ है, कुछ बैलेंस किया है, रीबैलेंसिंग की है, फंड में कुछ शेयर बेच के और कुछ नए ऐड किए हैं, उसको उसका भी इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा जी। आपने 100 रुपये भी लगाए होंगे ना, तो भी आपको मेल आएगी। 100 रुपये मिनिमम तो 100 रुपये होता है हर एक जगह पे, 100 रुपये आपने लगा दिए ना, तो 100 रुपये के हिसाब से भी आपको मेल आएगी। नोबडी कैन स्टॉप दैट। करेक्ट है। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 है कि कंप्लाइंसेस विद अदर रेगुलेटर्स, क्या क्या कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए DII है और DII को इन्वेस्ट करना है, तो वो RBI से भी परमिशन लेगी। FIIs को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो RBI से परमिशन लेगी, वो वहाँ से भी परमिशन लेंगे। मान लो USA का एक सिटीजन, एक कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो अपने सेंट्रल बैंक से परमिशन लेगी, फिर हमारे सेंट्रल बैंक से परमिशन लेगी, देन ही कैन और शी कैन ओपन अकाउंट विद अस, राइट। तो उसके बाद वो हमारे यहाँ पे नुवामा वेल्थ के थ्रू जेन स्ट्रीट जो है इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है। तो इस तरीके से चलती हैं चीज़ें, तो इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। करेक्ट है। तो कंप्लाइंस फॉलो करनी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय सेबी, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स, बेसिकली सेबी क्या बोलता है, देखो इसको ऐसे समझो कि जो ICICI है या फिर टाटा का एग्जांपल लेते हैं। टाटा कैपिटल भी है, टाटा कैपिटल इज ऑल्सो देयर, और टाटा कैपिटल के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा की ही इतनी सारी कंपनी है, 25, 30, 50 कंपनियां हैं, तो वो तो अपना सारा पैसा लेगा लोगों से और टाटा की ही कंपनियों में डाल देगा। पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। बट सेबी ने बोला है कि अपनी कंपनियां, अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनियों में 25% से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते, और अपनी किसी एक कंपनी में, अपनी सिस्टर कंसर्न में से एक कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये चीज किसने बोली, सेबी ने, और सेबी ने इसको चेक एंड बैलेंस के अंदर रखा। समझे? तो क्या, एक तो पहले डिलीवरी बेसिस पे ही काम होगा, मींस ऐसा नहीं MTF कर लो, इंट्राडे कर लो, FNO कर लो, ये सब नहीं चलेगा भैया। दूसरा चीज 25% ऑफ द स्कीम
एक ग्रुप ऑफ कंपनीज, अपनी ही ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर नहीं लगेगा, ठीक है। और 10% से ज़्यादा किसी एक कंपनी में ओनरशिप नहीं होगी, करेक्ट है। और आप किसी और स्कीम में, किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में 5% से ज़्यादा नहीं डाल सकते। मतलब ऐसा तो नहीं है ना आप अपने नाम पे इकट्ठा कर रहे हो और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल दे रहे हो, तो 5% से ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है जी। ये रिस्ट्रिक्शन है। सिंगल इशूअर मैंने बता दिया, 10% ऑफ एनएवी। अनलिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आईपीओज के अंदर कर सकते हैं। पार्किंग इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के अंदर 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते। वो इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी रिडम्पशन आती है तो उसको मीट किया जा सके, करेक्ट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में पैसा नहीं डाल सकते। लिक्विड एसेट्स में डाल सकते हैं 10% ऑफ द कॉस्ट पर। लिक्विड एसेट जैसे कि इनविट और रिट होते हैं, देखो मैं समझा देता हूँ, अभी आएंगे भी ये इनविट और रिट। बेसिकली ये एक मॉल है, इसमें बहुत सारे शोरूम्स बने हुए हैं। एक शोरूम की कीमत 2 करोड़ रुपए है, आपके पास 2 लाख है, तो क्या करोगे? तो इसका 100वां हिस्सा मिल गया ना, हाँ 100वां हिस्से में इन्वेस्ट कर दिया ना आपने। तो आप पूरी दुकान नहीं खरीद सकते थे, लेकिन दुकान का एक पोर्शन खरीद लिया। इस दुकान पे किराया आ रहा है, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको 5,000 मिल गए ना, समझे इस चीज को। तो हर महीने 5 लाख किराया आ रहा है, आपको 5,000 रुपये हर महीने मिलते चले जाएंगे, करेक्ट है। तो ये होता है रेट। इनविट क्या होता है? ये एक रोड बनाया, ट्रांसमिशन लाइन बनाई, ये कुछ भी बनाया, इसके ऊपर टोल लगा है, इस साइड टोल कलेक्शन हो रहा है। तो ये रोड का 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए। कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई भी, जैसे कि IRB इंफ्रा है, वो क्या करेगी, 1,000 करोड़ अपना फंसा हुआ नहीं रखना चाहती, तो वो 1,000 करोड़ तो उसने लगाए, अपना प्रॉफिट लगा के 1,200 करोड़ में इसको इन्विट में डाल देगी, सेबी के थ्रू। इन्विट क्या होता है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इन्विट में डाल दिया 1,200 करोड़ में, और उसको 1,200 करोड़ तुरंत मिल गए। अब वो नया प्रोजेक्ट करेगी अपना, क्यों 35 साल तक अपना पैसा फंसा हुआ रखना चाहेगी वो? तो 1,200 करोड़ में अपना नया प्रोजेक्ट ढूंढेगी। अब ये मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, तो मैं 1,200 करोड़ रुपए का 2 लाख के हिसाब से उतना ही फ्रैक्शन खरीद लूंगा, और जितना टोल कलेक्शन होगा वो 2 लाख के हिसाब से 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, या जितना भी बनेगा वही मेरे पास भी आ जाएगा। क्या समझे? तो रीट और इन्विट में 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 5% रीट में, 5% इन्विट में। मैक्सिमम 5% लिमिट है रीट में और 5% इन्विट में, ये है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया। एनसीपी, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के अंदर आप रिस्ट्रिक्ट हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एएमसीज की बात हो रही है, ये एएमसीज के रिस्ट्रिक्शन है, मींस एएमसी किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी, ये चीज बताई गई है, ठीक है जी। फिर आपका इक्विटी रिस्ट्रिक्शन है, लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट में से लिस्टेड और टू बी लिस्टेड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मींस एनएससी का आईपीओ आने वाला है तो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जब तक वो अनलिस्टेड मार्केट में है तब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट हो गया या लिस्ट होने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कंपनी लिस्ट मैंने ये ऑलरेडी समझा दिया है, ये रेट इन्वेट समझा दिया है, ठीक है। अब सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स, मैंने ये भी थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था। बेसिकली आप किसी एक फंड की एडवर्टाइज नहीं कर सकते, अपनी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप म्यूचुअल फंड एज अ होल, इंडस्ट्री एज अ होल की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये ट्रूथ और क्लैरिटी के साथ बताई गई होंगी, एक्यूरेट, फेयर, ये चीज़ें। मीन्स इसमें तो इतना रिटर्न पिच पे टिके रहो, रिटर्न बनेगा, लेकिन वहाँ सचिन तेंदुलकर जी ये नहीं बताते कि पिच पे टिके रहो, साल का 12% मिलेगा, साल का 15% मिलेगा, साल का इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है जी। पिच पे टिके रहो का मतलब है लंबा इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और झूठ नहीं बोलना है,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। प्रोहिबिशन है, मस्ट नॉट बी फॉल्स, मस्ट नॉट कंटेन टेस्टिमोनियल्स नहीं दिखाने, मीन्स भैया उसने तो इतने लगाए थे और आज इतने बन गए, ये नहीं दिखाना है। लेकिन कमाल की चीज़ बताऊं, एक रियल लाइफ हैक बताता हूँ। एक्सिस वाले बताते हैं कि अगर 20 साल पहले आप इतने इतने लगाते, 10-10 हज़ार की SIP करते, आज 4 करोड़ बन जाते। क्यों बताते हैं वो? बताओ क्यों बताते हैं? भैया वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करवाते हैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में, इसलिए बता पाते हैं। लूप होल देख रहे हो? मैंने पकड़ लिया, जनरली लोग पकड़ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, है ना। तो मस्ट नॉट यूज स्लोगन्स, एग्जाग्रेटेड चीज़ें नहीं बतानी, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, अनवांटेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सेलिब्रिटीज़ को वो नहीं करना, सेलिब्रिटीज़ को नहीं बताना कि भैया ये सब चल रहा है। माइक भी लगा लेते हैं यार, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लोजर क्या है? मॉनेटरी वार्निंग, भैया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आर सब्जेक्ट, ये 14 वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। नीचे चलाना है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट भी देने हैं, वर्नाकुलर भी देना है, डिविडेंड पे आउट के बारे में बताना है कि ग्रोथ के अंदर लगाओगे तो डिविडेंड पे आउट नहीं मिलेगा और डायरेक्ट के अंदर लगाओगे तो डिविडेंड पे आउट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें। स्कीम परफॉर्मेंस, पिछले 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की स्कीम परफॉर्मेंस और सिंस इंसेप्शन ये बतानी है जी, CAGR बेसिस पे, इंडेक्स के साथ रिलेट करके दिखाना है, ठीक है। और 1000 रुपये से कितने बन जाते हैं ये भी आपको कैलकुलेशन देनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और ये फॉर्मेट दिया किसने है? सेबी, ठीक है। स्कीम एग्जिस्टेंस, कब से एग्जिस्ट कर रही है, कितना ग्रोथ रेट है, ये सब बताना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फंड्स, लिक्विड वगैरह, किस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। बेंचमार्किंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेंसेक्स निफ्टी ये सब, इनके साथ बेंचमार्किंग स्कोर बताना पड़ेगा कि निफ्टी ने सालाना 13% रिटर्न दिया है, हमने लार्ज कैप में लगाते हुए 15% रिटर्न दिया है, ठीक है। ये स्कीम में डाल सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाल सकते, ठीक है। चलो, फंड मैनेजर परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, ये फंड मैनेजर, मान लो मैं पंकज कौशिक हूँ एंड आई एम गोइंग टू निपॉन, और मेरा निपॉन का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, और मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि भैया इन फंड मैनेजर्स ने पहले कैनरा रिबेको में काम किया, फिर HDFC में काम किया, अब ये निपॉन में आया हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके, राइट। और इतने बड़े एक्सपीरियंस होते हुए नाउ ही इज मैनेजिंग आवर फंड, और ही हैज़ बीन फिनोमिनल, एक्सेप्शनल एंड व्हाट नॉट, ठीक है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है कि भैया ये तो बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ बताया जाएगा CAGR बेसिस पे, कितना कितना इन्होंने रिटर्न दिया फंड मैनेजर्स ने, पिछली कौन कौन सी स्कीम इन्होंने मैनेज की, उसमें क्या रिटर्न मिला, और अब इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और स्पेशलाइज, ये तो मैंने बता दिया था, कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम आप कर सकते हो, और वो भी सेबी के प्रायर अप्रूवल के साथ, ठीक है। इन्वेस्टर राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये भी ऑलरेडी मैंने बता तो दिया है। बेसिकली इन्वेस्टर के क्या राइट हैं? इन्वेस्टर के राइट हैं कि भैया अगर 100 रुपये भी मैंने लगा रखे हैं ना, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। आप फंड में 80 से कंपनी 81 भी ऐड करोगे ना, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, मेरे मेल पे आनी चाहिए, फ़ोन पे आनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सेबी को भी जानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन NSE को भी जानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन BSE को भी जानी चाहिए, ये CDSL को भी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, आपका डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, इन सबको इन्फॉर्मेशन जाएगी, करेक्ट है। राइट रिलेटेड टू ओनरशिप, मतलब बेनिफिशियल ओनर को इन्फॉर्मेशन जाएगी। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि ये जो फंड बता रहा है ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, मतलब डॉक्यूमेंट में सब लिखा होगा, 80 कंपनियां हैं जी और इतना इतना चल रहा है इनका, ठीक है। राइट टू नॉमिनी, आप अपने फंड का नॉमिनी बना सकते हैं, मीन्स
आपका जो भी बच्चा होगा, वाइफ होगी या किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। आपके मरने के बाद वो उनको मिल जाएगा। प्लेज यूनिट, आप यूनिट को प्लेज करके ट्रेडिंग के लिए प्लेज कर सकते हो, उस पर लोन ले सकते हो। ठीक है, आपके पास 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड पड़े, आप चाहते हो घर लेना 50 लाख का, 50 म्यूचुअल फंड पे लोन ले लो ना यार, 50 लाख का लोन ले लो, वो 1 करोड़ रुपए 5 साल में 2 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, आप 20 साल का लोन लोगे 50 लाख पे, 30-30 हज़ार रुपये उसमें कर सकते हो, और 30-30 हज़ार की EMI बनवा सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो 1 करोड़ पे आप SWP लगा दो 50 हज़ार रुपये की, और लोन और आपने 50 लाख का लोन ले लिया, उसी में 20 हज़ार रुपये बच भी रहे हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं चीज़ें दैट वी कैन डिस्कस इन अदर वीडियोज़, राइट। आई विल ऑल्सो डिस्कस सम दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, राइट। तो राइट टू अनक्लेम अमाउंट मीन्स अनक्लेम अमाउंट, मान लो आपके पास फिजिकल शेयर पड़े हैं, आपने डिविडेंड निकाला ही नहीं है, 3 साल तक आप डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इलिक्विड सिक्योरिटी प्रोसीड्स, मतलब कुछ सिक्योरिटी ऐसी हैं इलिक्विड है, लेकिन उनके प्रोसीड्स को क्लेम कर सकते हो। प्रोसीड अल्टीमेटली डिविडेंड है, डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न्स भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि डिविडेंड इक्विटीज के लिए बोला जाता है, रिटर्न्स G-Sec सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और इन सब के लिए बोला जाता है। ठीक है, राइट्स रिलेटेड टू ग्रीवेंस एंड स्कीम चार्जेस, मतलब कि कोई भी इशू आता है आपको, आप कंप्लेन कर सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल में जा सकते हो, AMC की ग्रीवेंस रिड्रेसल में जा सकते हो। मान लो आपने HDFC का कुछ फंड लिया हुआ है, तो HDFC की ग्रीवेंस सेल है, उसमें कंप्लेन कर सकते हो आप कि भैया मेरे अपना डिविडेंड नहीं आया, मेरी स्कीम में मेरे को लग रहा है NAV कम दी है आपने। ठीक है, मीन्स कोई भी दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज आस्क इट टू देम, राइट। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और आपको लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं, देन यू कैन गो टू सेबी। प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड, कि पहले ग्रीवेंस सेल में जाओगे आप कंपनी के, फिर जाओगे सेबी के। मान लो आपने लोन लिया बैंक से और बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे, उन्होंने कमिट किया था 8%, वो कर रहे हैं 8.5%, तो आप क्या करोगे? सीधा RBI पहुंच जाओगे, सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाओगे? नहीं, पहले जाओगे ग्रीवेंस सेल में बैंक के, और बैंक के ग्रीवेंस सेल में जाके बोलोगे कि ऐसा ऐसा चल रहा है एंड आई वांट कि आप इसको एक्सप्लेन करें, बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा। ठीक है, अगर आप उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते, देन यू विल गो टू RBI, और RBI उसमें इंटरवीन करेगा और करवाएगा, आपके पक्ष में करवाएगा चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। राइट्स रिलेटेड टू वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप में क्या है? अगर आप किसी स्कीम से खुश नहीं है, आप खुश नहीं है, आपके साथ जो और लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो भी खुश नहीं है, अगर 75% लोग, 75% यूनिट होल्डर फंड के खिलाफ हो जाए तो फंड बंद हो जाएगा, 75% यूनिट होल्डर AMC के खिलाफ हो जाए, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इतना दम है इन्वेस्टर्स के अंदर, इम्पीच कर सकते हैं वो। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? अगर 75% लोग खिलाफ हो गए फंड के, फंड मतलब HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC लार्ज कैप, तो वो लार्ज कैप वाला फंड हट जाएगा। HDFC AMC के खिलाफ हो गए, या HDFC सिक्योरिटी के खिलाफ हो गई, निपॉन के खिलाफ हो गई, या किसी के भी खिलाफ हो गए, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा प्रावधान ना हमारे देश के पास भी होना चाहिए। 75% अगर लोग खिलाफ हो गए, सरकार हट जाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस, ग्रीवेंस, इंडस्ट्री कोड्स, ये सब बेसिकली ड्यू डिलिजेंस मतलब आपकी ड्यू डिलिजेंस क्या करनी चाहिए? AMC रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग प्रैक्टिस इन देयर डिस्ट्रीब्यूटर की प्रैक्टिस कोड्स, उनकी ट्रेनिंग करवाने का बेसिकली जिम्मेवारी किसकी है? AMC की। ठीक है जी, AMC की जिम्मेदारी है। मैंडेट, ये सारी ड्यू डिलिजेंस वो करेंगे। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बेसिकली इन्वेस्टर को सर्विस में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो AMC के पास होना चाहिए। एस्केलेट आप कर सकते हो AMC के पास। सेबी कंप्लेंट में स्कोर्स में जा सकते हो, फिर अगर AMC नहीं सुनती तो आप सेबी के पास जा सकते हो। ठीक है, फंक्शन ऑनलाइन फिजिकल कंप्लेंट एंटिटी कवर्ड, किस तरीके से कर सकते हो? ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है,
ये इनकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, फिजिकल कॉपी से कंप्लेन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मीन्स आप लेटर लिख के भी कर सकते हो, ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी, अगर फ्रॉड आपको लगता है कि भैया मेरे साथ तो मेरे साइबर फ्रॉड हो गया, या कुछ साइबर अटैक हो गया, या मेरा OTP किसी ने मांग लिया, तो आप यहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी, साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, इस पे जाके, और सेबी को एंटिसिपेट, विथस्टैंड, कंटेन, कवर, इन्वॉल्व, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। एम्फी कोड ऑफ कंडक्ट, जो एम्फी है वो क्या बोलता है कि भैया गुड एथिकल प्रैक्टिस करनी है आपने, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, डीलिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बतानी है, ठीक है। पर्पस, कि ये म्यूचुअल फंड का स्कीम का पर्पस क्या है, क्यों ये ऐसा होने वाला है, स्कोप क्या है, आगे चलते हुए कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। और यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। और अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो आप एम्फी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। एम्फी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि भैया आप वार्निंग लेटर दे सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं, और उसका ARR नंबर भी कैंसिलेशन करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस था पूरा का पूरा कि किस तरीके से कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले AMC को बताइए कि ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती, अगर देखो बताता हूँ, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं लगता, चेंज कर सकते हैं। आपको फंड मैनेजर ठीक नहीं लगता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको AMC से कोई दिक्कत है, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों की कंप्लेन की जा सकती है, करेक्ट है जी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन अनदर वीडियो। हमारे 6 चैप्टर ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, विल मेक 7 चैप्टर इन coming 2 days, right? Thank you so much guys, that's all for today, enjoy.